सुबह हो चुकी थी। तमाम अफराद घरों से निकलकर दफातर और दुकानों का रुख कर रहे थे। दारुल हुकूमत में चहल पहल का आगाज हो चुका था कि अचानक पूरे दारुल हुकूमत की सड़कें अखबार फरोशों की आवाज़ों से गूंज उठी। अखबार फरोश चीख रहे थे। रात जलसे आम में सदर ममलिकत के सर से टोपी उतार ली गई। मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो सके। तफसीलात के लिए अखबार पढ़िए, अखबार पढ़िए। हॉकर चीख रहे थे और फिर दारुल हुकूमत में मौजूद हर शख्स इस अजीब व गरीब खबर की तफसीलात पढ़ने के लिए बेचैन था। और फिर थोड़ी देर बाद तमाम दारुल हुकूमत में इसी खबर पर तबसरे हो रहे थे, चेमा गोइयाँ हो रही थी। इमरान ड्राइंग रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा और फिर उसने मेज पर मौजूद अखबार अपनी तरफ खींचा और फिर जैसे ही अखबार की सेकंड लीड पर उसकी नज़र पड़ी वो चौंक पड़ा। बेख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सुर्खी थी ही ऐसी। जलसे आम में सदर ममलिकत के सर से टोपी गायब हो गई और फिर इमरान ने खबर की तफसीलात पढ़नी शुरू कर दी। लिखा था, स्टाफ रिपोर्टर, रात दारुल हुकूमत के कंपनी बाग में सदर ममलिकत ने एक अजीम शान जलसे आम की सदारत फरमाई। जब वजीर आजम जलसे से खिताब फरमा रहे थे तो अचानक स्टेज के करीब एक दरख्त से एक आदमी ने छलांग लगाई और वो स्टेज पर आ गिरा। इससे पहले कि इस अचानक इफ्तिदात पर लोग संभलते, उस आदमी ने सदर ममलिकत पर झपटा मारा और उनके सर से टोपी उतारकर स्टेज से नीचे उतर गया। जब सिक्योरिटी पुलिस और दीगर हुक्काम उसके पीछे दौड़े तो वो टोपी समेत गायब हो चुका था। इस अजीब व गरीब वाकये के बाद सदर ममलिकत ने जलसे आम मंसूख कर दिया और उठकर चले गए। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है, मगर अब तक ना मुजरिम गिरफ्तार हो सका है और ना ही इस अजीब व गरीब हरकत की कोई तवज्जो समझ में आई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इमरान ने अखबार दोबारा मेज पर रख दिया और अपने सर पर हाथ फेरने लगा। वाकई अजीब व गरीब खबर थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने मजाक किया हो, मगर मजाक वाली बात कुछ जच नहीं रही थी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बड़ा दिलचस्प था। इतने में सुलेमान नाश्ते की ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने नाश्ता मेज पर तरतीब से रख दिया। इमरान खामोश बैठा उसी खबर के मुतालिक सोच रहा था। सुलेमान के जाने के बाद वो चौंका और उसने नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाए। उसी लम्हे तेपाई पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। ये कौन सुबह सुबह दखलदर नाश्ता करने आ गया? इमरान ने बड़बड़ाते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई थी। बोलते रहिए उस वक्त तक जब तक कि मैं नाश्ता न कर लूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान बेटे, नाश्ता बाद में करना, पहले अखबार देख लो। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा। क्यों? क्या अखबार में किसी खूबसूरत लड़की के लिए जरूरत रिश्ते का इश्तिहार मौजूद है? इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। अरे नहीं, बड़ी दिलचस्प खबर है साहब, सदर के सर से रात जलसे आम में टोपी उतार ली गई है, सर सुल्तान ने कहा। उनके लहजे से शौकी साफ नुमाया थी। तो क्या हुआ? सदर ममलिकत कोई गरीब आदमी तो नहीं है कि दूसरी टोपी ना खरीद सके। अगर ऐसा है भी सही तो अवाम पर टोपी टैक्स लगा दे। एक टोपी तो क्या 1 लाख टोपियां आ जाएंगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरी तरफ से सर सुल्तान के हंसने की आवाज सुनाई थी। तुम मजाक कर रहे हो और यहाँ सदर ममलिकत ने पूरी मशीनरी का नाटका बंद कर रखा है। उनका कहना है कि अगर इस तरह टोपी उतारी जा सकती है तो उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है, सर सुल्तान ने कहा। यह बात तो दुरुस्त है। वैसे इस पर सरकारी हुक्काम की तलबी की बजाय सदर ममलिकत को नमाज शुक्राना अदा करनी चाहिए, बल्कि अपनी जान बचने की खुशी में पूरे मुल्क में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। बहरहाल मजाक एक तरफ, ये मामला मुझे बेहद संगीन नजर आ रहा है। इस हरकत का इरादा भी तो हो सकता है। तुम खुद सोचो, इस खबर से पूरी दुनिया में हमारे हिफाजती निजाम का कितना मजाक उड़ाया जा सकता है, सर सुल्तान ने संजीदगी से कहा। तो इसका सीधा साधा हल है कि सदर ममलिकत आइंदा टोपी पहना ही ना करे। ना टोपी होगी, ना दोबारा कोई उसे उतार सकेगा। वैसे भी टोपी पहनना आउट ऑफ फैशन है। आजकल तो लोग नमाज पढ़ते वक्त टोपी पहनने का तकल्लुफ नहीं करते। सदर ममलिकत खौमखा सर पर बोझ लादे फिरते हैं, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हें शायद बेहद भूख लगी है, इसलिए तुम संजीदा नहीं हो रहे। अच्छा, तुम नाश्ता करो और फिर सीधे मेरे पास आओ, बाकी बातचीत वहीं होगी, सर सुल्तान ने कहा। तो क्या आपका मतलब है कि सदर ममलिकत के सर से टोपी मैंने उतारी है? इमरान ने बेहद संजीदा लहजा बनाते हुए कहा। यह तो मैंने नहीं कहा, अलबत्ता ये तो हो सकता है कि तुम उस मुजरिम का खोज लगाओ और उस हरकत की असल वजह मालूम करो, सर सुल्तान ने कहा। मेरा ख्याल है अब मुझे नाश्ते के बाद खुदकुशी कर लेनी चाहिए।
क्योंकि नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि सीक्रेट सर्विस और टोपी चोरों को गिरफ्तार करती फिरे। इमरान ने जवाब दिया, तुम खुदकुशी ना करो बल्कि मेरे पास आ जाओ, समझे अच्छे बेटे, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा और फिर राब्ता मुनक़ते हो गया। वो रिसीवर रख चुके थे। इमरान ने रिसीवर रख दिया और नाश्ते में मसरूफ हो गया। नाश्ता करने के साथ साथ वो सोच रहा था कि ये मामला जो बज़ाहिर बिल्कुल मामूली और मजाक मालूम हो रहा है, उसकी तह में कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। जो मुजरिम इस तरह जलसे आम में यह हरकत कर सकता है, उसके हाथ यकीनन लंबे होंगे और हो सकता है कि यह हरकत सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए की गई हो, क्योंकि इमरान अपनी जिंदगी में ऐसे बेशुमार मुजरिमों से टकरा चुका था जो नफसियाती तौर पर सेल्फ पब्लिसिटी के लिए उमूमन बेहद शाइक होते हैं और अपनी पब्लिसिटी के लिए उमूमन ऐसी दिलचस्प हरकतें करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि उस वाक़ये को सामने रखकर मुजरिम हुकूमत को ब्लैकमेल भी कर सकता है और हो सकता है टोपी चुराने का मामूली वाक़या किसी खौफनाक साजिश की पहली कड़ी साबित हो। नाश्ते के साथ साथ इमरान का दिमाग भी तेजी से सोचने में मसरूफ था। जब नाश्ता खत्म हुआ तो इमरान का जहन उस नतीजे तक पहुंच चुका था कि जल्द ही उसका किसी सितम ज़रीब और मस्करे मुजरिम से वास्ता पड़ने वाला है। उसके साथ साथ उसे अच्छी तरह इल्म था कि बज़ाहिर मस्कराना हरकतें करने वाले मुजरिम दरअसल कितने जालिम और खौफनाक होते हैं। वो हंसी हंसी में सैकड़ों आदमियों का खून कर डालते हैं, मुल्क तबाह कर देते हैं, मगर उनके चेहरों से मुस्कुराहट नहीं हटती। नाश्ते के बाद इमरान ने हाथ धोए और रुमाल से मुंह साफ करके फ्लैट से बाहर निकल आया। सर सुल्तान के पास तो उसे जाना ही था। चुनांचे थोड़ी देर बाद उसकी कार सर सुल्तान के दफ्तर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। हेलो, एस्केप ग्रे स्पीकिंग, उद्दड़ उम्र मगर कवियल जैसा आदमी ने करक लहजे में कहा। उसका चेहरा हद से ज्यादा खौफनाक था। बालाई होंठ कटा हुआ था, इसलिए दांत साफ नजर आ रहे थे। पेशानी के दरमियान से बालाई होंठ तक जख्म का गहरा निशान था। इस निशान की वजह से उसका चेहरा दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया था। आंखों में सुर्खी छाई हुई थी। बहरहाल उस आदमी का चेहरा अच्छे दिल गुर्दे का आदमी भी देखकर एक बार तो लरस कर रह जाता था। चेहरे से शैतानियत वो मक्कारी साफ टपकती थी और शायद इसलिए उसने अपना नाम भी एस्केप ग्रे यानी शैतान रखा हुआ था। बहरहाल वो इस्म बामुस्मा था। जॉन स्पीकिंग बॉस। दूसरी तरफ से एक सहमी हुई आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट, ग्रे ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बॉस, हम कामयाब रहे हैं। सदर ममलकत की टोपी इस वक्त हमारे कब्जे में है। मजीद हिदायत दे। जॉन ने बताया। गुड, अब ऐसा करो कि वो टोपी पैक करके बजरिए डाक अपोजिशन लीडर मिस्टर चावला को रवाना कर दो और इरसाल कुनिंदा की जगह उसके भाई का पता लिख देना। ये काम अभी हो जाना चाहिए ताकि कल सुबह की डाक से टोपी मिस्टर चावला को वसूल हो जाए। ग्रे ने हिदायत देते हुए कहा। बेहतर जनाब, मैं अभी ये काम कर देता हूँ, जॉन ने जवाब दिया। ओके, ग्रे ने कहा और फिर रिसीवर यूं करिडल पर पटका जैसे वो उससे बुरी तरह बेजार हो चुका हो। रिसीवर पटकने के बाद उसने मेज के कोने पर लगा हुआ बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर खड़ा हो गया। जिमी, कल अपोजिशन लीडर मिस्टर चावला को सुबह की डाक से एक पार्सल मिलना है। तुमने उस एरिया के पोस्टमैन का ताकुब करना है। जब वो पार्सल मिस्टर चावला को डिलीवर हो जाए तो तुम किसी भी पब्लिक बूथ से इंटेलिजेंस के डायरेक्टर सर रहमान को टेलीफोन करके ये बतलाना है कि सदर ममलिकत की टोपी अपोजिशन लीडर मिस्टर चावला के दफ्तर में मौजूद है। वो उसे वहां से बरामद कर सकते हैं। ग्रे ने जिमी को हिदायत देते हुए कहा। बेहतर जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। जिमी ने सहमे हुए लहजे में कहा। ठीक है, अब दफा हो जाओ, ग्रे ने करक लहजे में कहा और जिमी मुड़कर यूं तेजी से कमरे से बाहर निकला जैसे मौत उसका ताकुब कर रही हो। जिमी के वापस जाने के बाद ग्रे चंद लम्हे खामोश बैठा कुछ सोचता रहा। फिर उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक और बटन दबाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नीम उरिया लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसका अंदाज भी सहमा सहमा सा था, जैसे वो ग्रे की बजाय मलिकुल मौत के सामने हाजिर हुई हो। एलिजाबेथ, तुम ओलिवर के पास जाओ और उसे मेरा हुक्म पहुंचाओ कि वो तुम्हारी और प्राइम मिनिस्टर की उरिया तस्वीर इस महारत से बनाए कि असल का गुमान हो। तस्वीर कतई फहश होनी चाहिए। 4-5 पोज होने जरूरी हैं और फिर इन तस्वीर की 10,000 कॉपियां तैयार कराकर वो मुझे पहुंचाए। याद रखो, अगर तस्वीर ठीक ना हुई तो तुम दोनों दूसरा सांस नहीं ले सकोगे। जाओ, ग्रे ने से हुक्म देते हुए कहा और एलिजाबेथ मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करके वापस मुड़ गई। उसके जाने के बाद ग्रे ने तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर कदरे मुस्कुराहट के तासुरात नुमाया हो गए।
उससे उसकी सूरत और भी ज्यादा भयानक हो गई। थोड़ी देर बाद वो कुर्सी से उठा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। अब वो एक छोटी सी राहदारी में मौजूद था, जो चंद कदम बाद ही दाएं तरफ मुड़ गई थी। फिर जैसे ही गिरे दाएं तरफ मुड़ा, सामने एक दरवाजा था जिसके बाहर स्टैंड गन बरदार एक बावर्दी चौकीदार खड़ा था। गिरे को सामने देखकर वो फौजी अंदाज में अटेंशन हो गया, मगर गिरे उसी तरह गर्दन अकड़ाए आगे बढ़ता चला गया। उसके दरवाजे के करीब पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और गिरे अंदर बढ़ता चला गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। यह काफी बड़ा कमरा था जो हर किस्म के साजो सामान से खाली था। सिर्फ एक कोने में एक देवहेकल आयरनी अलमारी मौजूद थी। गिरे सीधा उस अलमारी के पास पहुंचा। उसने जेब से एक चपटा बॉक्स निकाला और फिर बॉक्स के कोने से एक पतली सी रॉड बाहर खींची। रॉड के आखिरी सिरे पर एक गुंडी सी बनी हुई थी। उसने वो गुंडी अलमारी के दरमियान में बने हुए सुराख में दाखिल की और फिर बॉक्स का बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक गिरिर गिरिर की आवाजें आती रही। फिर एक दो दफा क्लिक की आवाज पैदा हुई और गिरे ने बटन ऑफ करके रॉड बाहर निकाल ली। रॉड दोबारा तय करके उसने बॉक्स जेब में डाल लिया और अलमारी का हैंडल घुमाया। अलमारी के पट खुलते चले गए। अलमारी के अंदर मजबूत लोहे की तारों के बने हुए चौड़े बॉक्स रखे हुए थे और उन सब बॉक्सेस में मुख्तलिफ किस्म के सांप लेटे हुए थे। उनमें से एक काफी बड़े बॉक्स में गहरे जर्द रंग का एक पतला सा सांप मौजूद था। गिरे ने बॉक्स की सलाख पर अपनी उंगली को जोर से मारा और दूसरे लम्हे सांप ने तेजी से सर उठाया और उसने सलाख से अपना सर टकरा दिया। खूब, तो तुम काम करने पर आमादा हो दोस्त, गिरे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बॉक्स के कोनों की सलाख को अंगूठे से दबाया। सलाख दबते ही बॉक्स का ढक्कन खुद ब खुद उठता चला गया। गिरे ने उसके अंदर हाथ डाला और सांप को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल लिया। सांप ने उसकी गिरफ्त में तड़पना चाहा, मगर गिरे की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसको तड़पने की मोहलत भी न मिली और वो किसी हकीर केचुए की तरह उसके हाथ में लटकता रह गया। गिरे ने अपना मुंह खोला और फिर दूसरे हाथ से सांप के जबड़ों को मखसूस अंदाज में दबा दिया। सांप के मुंह से जर्द रंग के जहर के चंद कतरे उसके हलक में टपके और गिरे ने एक झरझरी सी लेकर सांप को दोबारा बॉक्स में पटक दिया और दूसरे हाथ से ढक्कन बंद कर दिया। उसका चेहरा सुर्ख होना शुरू हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके तमाम जिस्म का खून उसके चेहरे पर इकट्ठा होना शुरू हो गया हो। गिरे ने अलमारी बंद की और फिर वापस मुड़ा। 2-4 कदम चलने के बाद वो कदरे लड़खड़ाया, मगर फिर संभल गया और दरवाजा उसके करीब पहुंचते ही खुल गया। उस वक्त तक उसके चेहरे के उजलात फड़कने शुरू हो गए थे। आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख हो चुकी थी। बाहर निकलकर वो चौकीदार के करीब रुक गया। चौकीदार अटेंशन खड़ा था, अलबत्ता उसके चेहरे पर जलजले के आसार थे, क्योंकि गिरे जैसे आदमी का उसके पास रुक जाना उसके लिए कयामत से कम नहीं था। चौकीदार की नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि गिरे की आंखों में आंखें डालना दिल गुर्दे का काम था। गिरे चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर भयानक सी मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने अपनी कलाई उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुत्ते, मेरी कलाई पर काटो। चौकीदार उसके फिक्रे पर बौखला गया, क्योंकि अजीब व गरीब हुक्म था। वो गरीब भला क्या समझता। उसने नजरें झुकाए हुए अटक अटक कर कहा, जनाब, मैं भला ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ। उसके लहजे में बौखलाहट के साथ शदीद खौफ था। दूसरे लम्हे गिरे का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो गरीब उछलकर दरवाजे से जा टकराया। कुत्ते के बच्चे, तुम्हारी ये जुर्रात कि तुम मेरे हुक्म की तामील ना करो, गिरे ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। और चौकीदार यूं तेजी से उठा जैसे वो थप्पड़ खाकर ना गिरा हो, बल्कि उसने जिम्नास्टिक का कमाल दिखाया हो। और फिर वो तेजी से गिरे की तरफ बढ़ा। हालांकि एक थप्पड़ ने उसका गाल फाड़ दिया था, मगर खौफ की शिद्दत में उसे तकलीफ का एहसास तक न हुआ। उसके करीब आते ही गिरे ने अपनी कलाई दोबारा उसकी तरफ बढ़ा दी और चौकीदार ने उसकी कलाई पर दांत जमा दिए। दूसरे लम्हे गिरे ने झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। सीधे खड़े हो जाओ, गिरे ने उसे हुक्म दिया और वो गरीब दोबारा अटेंशन हो गया। मगर दूसरे ही लम्हे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे के उजलात फड़कने लगे और वो लड़खड़ाने लगा। उसका रंग तेजी से जर्द पड़ता जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट गुजरे होंगे कि वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया और चंद लम्हे फड़कने के बाद ठंडा हो गया। रंग से यूं महसूस होता था जैसे उसका जिस्म का तमाम खून किसी ने निचोड़ लिया हो। चेहरा फूलकर बिगड़ गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे उसे किसी इंतहाई जहरीले सांप ने काट खाया हो। तुम्हारी यही सजा थी कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दो।
गिरे की कलाई पर काटने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। गिरे ने बड़ी हिकारत से चौकीदार की लाश को देखते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गया। उसके चेहरे से महसूस हो रहा था जैसे वो मुकम्मल नशे में हो। राहदारी मुड़कर वो वापस पहले वाले कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। अब वो बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहा था। उसके वहां बैठते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, गिरे ने चौंक कर दहाड़ते हुए कहा और फिर एक उद्धड़ उम्र पतला दुबला शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा देखकर यूं महसूस होता था जैसे वो मुस्तकिल नशे में रहता हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गिरे के करीब आया और फिर खुद ही धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया। हेलो बॉस, उसने ख्वाब आलूद लहजे में कहा। हेलो सोबर्स, क्या रिपोर्ट है? गिरे ने मुस्कुराते हुए बड़े नरम लहजे में कहा। यह पहला आदमी था जिससे गिरे ने मुस्कुराकर और नरम लहजे में बात की थी। बॉस, मछली कांटे में फंस चुकी है, बस अब डोर खींचने की जरूरत है। सोबर्स ने उसी लहजे में जवाब दिया और फिर जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसे मुंह से लगा लिया। बोतल खाली हो जाने के बाद उसने उसे दीवार के साथ फेंक दिया और फिर गिरे से मुखातिब होकर कहा, बॉस, अब मजीद क्या हुक्म है? सोबर्स, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस मुल्क में बैठा खुशफालिया करता रहूं। मैं यहाँ से काम निपटाकर जल्द अज जल्द जाना चाहता हूँ। बहुत से मुल्कों के ऑर्डर मेरे पास बुक हो चुके हैं। अब जब तक यहाँ का काम नहीं निपटेगा मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? एस्केप ग्रे ने सोबर्स को समझाते हुए कहा। ठीक है बॉस, आपके हुक्म की देर थी, मैं आज ही डोर खींच लेता हूँ और बस काम हो जाएगा। सोबर्स ने बेनियाजाना लहजे में जवाब दिया। तुम नहीं समझते सोबर्स, डोर खींचने के बाद तो काम शुरू होगा। ये तो मुझे पता है कि जब भी काम शुरू हुआ काम हो जाएगा, मगर काम शुरू तो हो। ग्रे ने इस बार कदरे करक लहजे में कहा। बॉस, आप फिक्र न करें, सोबर्स अपने फ्राइज बखूबी जानता है। सोबर्स ने जवाब दिया और फिर कोट की दूसरी जेब से बोतल निकालकर अपने मुंह से लगा ली। ठीक है, कल 10 बजे तक तुमने अपना काम हर हालत में कर देना है। इससे ज्यादा देर मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी। ग्रे ने कदरे तहकुमाना लहजे में कहा और सोबर्स सर हिलाता हुआ उठा और खुरामा खुरामा कमरे से बाहर निकल गया। कैप्टन शकील आज बड़े मूड में था। काफी अरसे तक मुसलसल काम करने के बाद चंद दिन हुए वो फारिग हुआ था। आज सुबह शॉपिंग के लिए निकला तो अचानक एक पुराने और बेतकल्लुफ दोस्त से टकराव हो गया। दोनों बेहद इश्तियाक से मिले और चूंकि उसके दोस्त ने किसी जरूरी काम के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने रात को सिल्वर गर होटल में मिलने का प्रोग्राम बनाया। कैप्टन शकील ने अपनी कार पार्किंग शेड में खड़ी की और फिर चाबियों के गुच्छे को उंगलियों में हिलाता हुआ वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। मेन गेट से जर्क बर्क और जदीद तरीन लिबासों में मलबूस मर्द और औरतें आ जा रहे थे। फिर कैप्टन शकील जैसे ही अंदर जाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से एक कवि हैकल खौफनाक चेहरे वाला शख्स बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा और फिर न चाहते हुए भी कैप्टन शकील का कंधा उसके जिस्म से टकरा गया। और दूसरा लम्हा कैप्टन शकील के लिए इंतहाई गैर मुतवक्किल साबित हुआ जब कवि हैकल आदमी का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और कैप्टन शकील के चेहरे पर उसका भरपूर थप्पड़ पड़ा। कैप्टन शकील, जो माजरत के मूड में था, अचानक और गैर मुतवक्के थप्पड़ खाकर उछलकर 2 फीट दूर एक मेज पर जा गिरा। हॉल में मौजूद हर शख्स चौंक कर देखने लगा, मगर वो कवि हैकल शख्स थप्पड़ मारकर बड़ी बेनियाजी से बगैर ये देखे कि कैप्टन शकील पर क्या गुजरी है, अकड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे 2 और आदमी भी बाहर निकले। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुड़कर कैप्टन शकील की तरफ देखा। उनके लबों पर तंसिया मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहे हो, देखा टकराने का नतीजा। कैप्टन शकील मेज पर गिरते ही तेजी से उठ खड़ा हुआ। थप्पड़ मारने वाला शायद बेहद ताकतवर था, क्योंकि एक ही थप्पड़ से कैप्टन शकील जैसे आदमी के मुंह से खून की लकीर बाहर निकल आई थी। कैप्टन शकील की आंखें गुस्से और बेइज्जती की वजह से इंतहाई सुर्ख हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सिया पड़ गया था। जाने दीजिए साहब, न जाने कौन पागल था, एक आदमी ने कैप्टन शकील के बाजू पर हाथ रखते हुए उसे समझाया। मैं उससे भी बड़ा पागल हूँ, कैप्टन शकील ने बाजू झटकते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। और फिर वो तेजी से दरवाजे से बाहर लपका। बाहर निकलकर उसने देखा कि वो कवि हैकल शख्स और उसके साथी सिया रंग की शेवरलेट कार में बैठ रहे थे। कैप्टन शकील तेजी से पार्किंग शेड की तरफ भागा। उसके जहन में लावा उबल रहा था, मगर जब वो पार्किंग शेड के पास पहुंचा तो सिया शेवरलेट होटल के कंपाउंड से बाहर निकल चुकी थी। कैप्टन शकील फुर्ती से अपनी कार की तरफ बढ़ा
उसने बिजली की सी तेजी से कार का दरवाजा खोला और पलक झपकने में उसकी कार कमान से निकले हुए तीर की तरह पूरी तेज रफ्तारी से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ी और चंद लम्हों बाद सड़क पर पहुंच गई। सड़क पर इस वक्त बेपनाह रश था। रश का ये आलम था कि यूं महसूस होता था जैसे कारों का मेला लगा हुआ हो। और फिर कैप्टन शकील को काफी दूर सिया शेवरलेट नजर आ गई। कैप्टन शकील ने दांत पींचे हुए एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया और कार एक झटके से दूसरी कारों की कतार में से यूं निकली जैसे वो किसी सर्कस में अपने कमाल दिखा रहा हो। मगर कारों की तादाद ही इतनी थी कि बेपनाह कोशिश के बावजूद कैप्टन शकील को रास्ता न मिल सका और उसे कार की रफ्तार आहिस्ती करनी ही पड़ी। मगर उसकी नजरें दूर जाती हुई शेवरलेट पर जमी हुई थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो उड़कर उनके पास पहुंच जाए और उस थप्पड़ मारने वाले को बतला दे कि किसी को थप्पड़ मारने का क्या नतीजा निकलता है। मगर वो क्या करता, ट्रैफिक की वजह से बेबस था। बहरहाल वो फैसला कर चुका था कि आज उसे बख्शेगा नहीं, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। चुनांचे वो मुसलसल उनका ताकुब करता रहा। इस गुस्से में उसे अपना वो दोस्त भी भूल चुका था जो होटल में बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा और यकीनन उसे गालियां भी दे रहा होगा। सड़क पार करने के बाद जब वो चौक क्रॉस करके मार्टिन रोड की तरफ बढ़ा तो सड़क पर रश किसी कदर कम था। चुनांचे कैप्टन शकील ने सिया कार के करीब तर होने की कोशिश शुरू कर दी, मगर सिया कार भी काफी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। गर्ज ये कि ये यकतरफा ताकुब जारी रहा और फिर जिस वक्त कैप्टन शकील की कार सिया शेवरलेट के करीब पहुंचने में कामयाब हुई तो उस वक्त वो मॉडर्न कॉलोनी के इलाके में थी। दूसरे लम्हे सिया शेवरलेट एक अजीम शान कोठी के गेट में दाखिल हो गई। कैप्टन शकील जो उसको कवर करने के लिए काफी तेज रफ्तारी से कार दौड़ाए चला आ रहा था। सिया शेवरलेट के अचानक कोठी में मुड़ जाने की वजह से झोंक में आगे बढ़ता चला गया और फिर उसकी कार के ब्रेक कुछ दूर जाकर चरचराए। उसने पूरी कुव्वत से दायरे में घुमाते हुए कार बैक की और दूसरे लम्हे उसकी कार भी कोठी के गेट में दाखिल होती चली गई। सिया शेवरलेट पोर्टिको में मौजूद थी। कैप्टन शकील ने सिया शेवरलेट के करीब जाकर पूरी कुव्वत से ब्रेक मारी और टायर एक तेज चीख मारकर जमीन के सीने पर जम गए। कैप्टन शकील ने एक झटके से दरवाजा खोला और फिर उछलकर बाहर आ गया। दूसरे लम्हे वो एक एक की बजाय इकट्ठी 4 सीढ़ियां फलांगते हुए बरामदे पर चढ़ गया। अभी तक उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, आंखों में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे, मगर इसके बावजूद उसे इतना होश जरूर था कि वो किसी कोठी के अंदर जबरदस्ती दाखिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि ऐसा खिलाफ तहजीब था। चुनांचे वो कॉलबेल की तरफ बढ़ा, मगर अभी वो कॉलबेल के करीब नहीं पहुंचा था कि बरामदे के बगली दरवाजे से एक नौजवान बाहर निकल आया। कैप्टन शकील तेजी से उसकी तरफ मुड़ गया। उसके मुंह से निकलने वाली खून की लकीर अभी तक उसकी ठोड़ी और ठोड़ी से होती गर्दन तक मौजूद थी और गाल पर उंगलियों के निशानात भी साफ नजर आ रहे थे। नौजवान उसे देखकर हैरान खड़ा रह गया। वो कहाँ है जंगली रीछ जिसका चेहरा बेहद भयानक है और जो अभी अभी सिल्वरगल होटल से इस सिया कार में वापस आया है। कैप्टन शकील ने नौजवान के करीब जाकर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, आप कौन हैं और किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? आराम से बात करें। नौजवान ने हैरत अंगेज तहम्मुल और सुकून से जवाब दिया। अलबत्ता उसकी आंखों में पुरअसरार सी चमक उभर आई थी। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो नौजवान। मैं नहीं चाहता कि उस जंगली सुअर की बजाय तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। उसने सिल्वर गर्ल में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है और मैं इस थप्पड़ के बदले उसको कच्चा चबा जाऊंगा। कैप्टन शकील ने इंतहाई जोश के आलम में नौजवान का बाजू झंझोड़ते हुए कहा, आप गिरे के मुतालिक बात कर रहे हैं, उनकी आदत ही ऐसी है। बहरहाल मैं उनकी जगह आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर उन्हें पता चल गया कि आप इंतकामी जज्बा लेकर आए हैं तो फिर आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। नौजवान ने बड़े तहम्मुल से कैप्टन शकील को समझाते हुए कहा, मगर उसके लहजे में छुपी हुई धमकी कैप्टन शकील को और भी मुश्तइल कर गई। उसने अचानक दोनों हाथ उस नौजवान के पहलुओं पर रखे और दूसरे लम्हे वो नौजवान उसकी बाजुओं पर उठता चला गया। फिर इससे पहले कि वो नौजवान संभलता, गुस्से में भरे हुए शकील ने पूरी कुव्वत से उसे दीवार के साथ दे मारा। नौजवान के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो दीवार से टकराकर बेहिस वो हरकत फर्श पर गिर पड़ा। उसी लम्हे बरामदे में मौजूद तकरीबन तमाम दरवाजे खुल गए और 10 के करीब स्टैन गनों से मुसल्ला आदमियों ने कैप्टन शकील को घेर लिया। 10 स्टैन गनों का रुख कैप्टन शकील की तरफ था और कैप्टन शकील गुस्से से भरा
नरके में आए हुए शेर की तरह अकड़ा खड़ा था। कहाँ है वो जंगली रीछ गिरे, बुलाओ उसे। कैप्टन शकील ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, शट अप, तुम बॉस के मुतालिक नाजिबा अल्फाज कहकर जिंदा नहीं रह सकते। एक लंबे तड़ंगे नौजवान ने उसे डांटते हुए कहा, मैं कहता हूँ या तो उसको मेरे पास ले आओ या मुझे उसके पास ले चलो। मैं जब तक अपने इंतकाम की आग ना बुझा लो मुझे सुकून ना होगा। कैप्टन शकील ने बदस्तूर दहाड़ते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, दरवाजे से एक आदमी नमूदार हुआ। इस आदमी को बॉस के पास ले चलो। उसने मुसल्ला आदमियों से मुखातिब होकर कहा, नौजवान, आखिर तुम्हारी मौत ने तुम्हें आवाज दे ही दी। उसी लंबे तड़ंगे आदमी ने जहरखंद लहजे में कैप्टन शकील के पहलू में स्टेन गन की नाल का ठोका देते हुए कहा, चलो। कैप्टन शकील ने इत्मीनान से कहा। उसके लहजे से ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुतमईन हो गया हो। 10 मुसल्ला आदमियों के नरके में चलता हुआ कैप्टन शकील राहदारियों और 4 कमरों से गुजरने के बाद एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ और उनके वहां पहुंचते हुए कमरा खुद ब खुद नीचे उतरता चला गया। और फिर काफी देर बाद एक जगह रुका तो कैप्टन शकील बाहर निकल आया। ये एक तवील राहदारी थी जिसमें ऑटोमेटिक सीढ़ी सिस्टम था। वो सब राहदारी के अव्वलीन कोने में खड़े हो गए और फर्श तेजी से सरकता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिरी कोने में एक काफी बड़ा दरवाजा था। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे फर्श रुक गया। एक आदमी ने दरवाजे पर बड़े मुअत्तबाना अंदाज में दस्तक दी। कम इन। अंदर से किसी की दहाड़ सुनाई दी और फिर उस आदमी ने दरवाजे को दबाकर खोला और कैप्टन शकील को अंदर चलने का इशारा किया। कैप्टन शकील ने देखा कि वहां मौजूद हर आदमी का चेहरा जर्द हो गया था। शायद वो खुद अंदर जाने से खौफजदा थे, मगर कैप्टन शकील सर उठाए अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ सिर्फ 5 मुसल्ला आदमी अंदर गए। कैप्टन शकील ने देखा कि यह खासा वसी कमरा था जिसके सिर्फ 2 दरवाजे थे। दरमियान में एक काफी बड़ी मेज के पीछे वही कवि हैकल और इंतहाई खौफनाक सूरत का गोरिल्ला नुमा इंसान बैठा हुआ था। उसका चेहरा जख्म के निशान की वजह से 2 हिस्सों में बटा हुआ था और आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख थी। कैप्टन शकील चंद लम्हों तक बड़ी बेनियाजी से खड़ा कमरे का जायजा लेता रहा, जबकि उसके साथ आने वाले बड़े मौतबाना अंदाज में सर झुकाए खड़े थे। स्केप ग्रे बड़ी दिलचस्प नजरों से कैप्टन शकील को देख रहा था। उसे नौजवान की बेजिगरी और बेनियाजी पर हैरत हो रही थी। और फिर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कदम ब कदम चलता हुआ कैप्टन शकील की तरफ बढ़ने लगा। अब कैप्टन शकील ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे कैप्टन शकील को अपनी नजरें झुकानी पड़ी, क्योंकि गिरे की आंखों में किसी जहरीले सांप जैसी चमक थी। और अगर कैप्टन शकील फौरन अपनी नजरें ना झुकाता तो यकीनन हरकत करने से भी माजूर हो जाता। स्केप ग्रे उसके करीब आकर रुक गया। यहाँ क्यों आए हो? अचानक उसकी जोरदार दहाड़ से कमरा गूंज उठा। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब देने। कैप्टन शकील ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। हा हा हा, बहुत खूब नौजवान, हमें तुम्हारी ये जुर्रत बहुत पसंद आई, इसलिए हमने तुम्हारे मुतालिक किया हुआ फैसला तब्दील कर दिया है। स्केप ग्रे के खौफनाक कहकहे से कमरा गूंज उठा, मगर अभी कहकहे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि कैप्टन शकील के बाजू ने बर्क की तरह हरकत की और फिर कहकहे के साथ थप्पड़ की जोरदार आवाज से कमरा गूंज उठा। कैप्टन शकील ने पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारा था, मगर वो देव हैकल गिरे थप्पड़ की वजह से सिर्फ चंद कदम लड़खड़ाकर रह गया। हालांकि कैप्टन शकील को यकीन था कि किसी और को यह थप्पड़ पड़ा होता तो वो यकीनन उड़कर 10 फीट दूर जा गिरता। कैप्टन शकील का थप्पड़ कुछ इतना गैर मुतवक्के और अचानक था कि मुसल्ला आदमी हैरत से बुत बने खड़े के खड़े रह गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने तेजी से मशीन गनों का रुख उसकी तरफ किया और ट्रिगर दबाने ही लगे थे कि स्केप ग्रे ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों की चमक बेहद बढ़ गई थी। चेहरा गुस्से की शिद्दत से पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गया था। वो बड़ी गहरी नजरों से कैप्टन शकील को देख रहा था, जैसे उसे कच्चा जवा जाएगा। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मैंने दे दिया है। अब मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इसलिए अगर तुम सुलह चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, वरना दूसरी सूरत में याद रखो कि मेरी बजाय नुकसान तुम्हारा ही होगा। कैप्टन शकील ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। उसके लहजे से भी महसूस हो रहा था कि बदला लेने के बाद अब वो पुरसुकून हो गया है। जवान, शायद उस दुनिया में तुम पहले आदमी हो जिसने स्केप ग्रे पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। स्केप ग्रे तो अपनी तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ देने का आदी है। तुमने तो बहरहाल हाथ उठाया है,
अब तुम खुद अंदाजा कर लो कि अनकरीब तुम्हारा क्या हश्र होगा। एस्केप ग्रे ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मगर कैप्टन शकील समझ रहा था कि इस सुकून के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। मगर वो भी इमरान के हाथों का तरबियत याफ्ता था, इसलिए बजाय घबराने के उसने बेनियाजी से कंधे झटके और फिर लापरवाही से इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे एस्केप ग्रे की धमकियों की कोई परवाह न हो। और फिर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि पहली बार उसकी नजरें मेज पर पड़े हुए बंडल पर पड़ी और वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो बंडल उरिया तस्वीर का था, जिसमें इस मुल्क के वजीर आजम किसी गैर मुल्की लड़की के साथ इंतहाई गैर अखलाकी पोज में थे। कैप्टन शकील उस तस्वीर को देखकर इतना हैरान हुआ कि एक लम्हे के लिए वो अपना माहौल भूल गया, और वही लम्हा उस पर बेहद भारी पड़ा, क्योंकि एस्केप ग्रे ने किसी भैंसे की तरह दौड़कर उसके सीने पर पूरी कुव्वत से टक्कर मारी और कैप्टन शकील कमान से निकले तीर की तरह उछलकर तकरीबन 5 फीट दूर संगी दीवार के साथ जा टकराया। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, मगर तकलीफ इस शिद्दत की थी कि उसे सांस घुटता हुआ और दिमाग में अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। इसलिए जब कैप्टन शकील दीवार से टकरा कर गिरा तो बेहोश हो चुका था। एस्केप ग्रे चंद लम्हे गहरी नजरों से कैप्टन शकील को देखता रहा, फिर उसने हिकारत से फर्श पर थूकते हुए कहा, बुज़दिल चूहा मुझसे टकराने आया था। बॉस, इजाजत हो तो इसे गोली मार दे, एक नौजवान ने बड़े मौतबाना लहजे में पूछा। नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिलहाल इसे 6 ब्लॉक में डाल दो, एस्केप ग्रे ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और उसका हुक्म मिलते ही मुसल्लह आदमियों ने बेहोश कैप्टन शकील को उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। कैप्टन शकील को जब होश आया तो उसने कराहकर करवट बदली और फिर उसका दिमाग जाग उठा। दूसरे लम्हे वो चलकर बैठ गया, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक छोटे से कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। कमरा बिल्कुल खाली था, जो बाहर से बंद था। कमरे की छत पर मौजूद एकलौता बल्ब जल रहा था। कैप्टन शकील उठकर खड़ा हो गया। उठते हुए उसके मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई और उसने अपना एक हाथ सीने पर रख लिया। जिस जगह उस गेंडे ने टक्कर मारी थी वहां अब भी शदीद दर्द हो रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे सीने की हड्डियां टूट गई हो। कैप्टन शकील ने दांत भींचते हुए सोचा कि न जाने उस गेंडे ने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। वैसे अब उसके जहन से इंतकाम का भूत उतर चुका था। थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मारकर वो अपनी तस्कीन हासिल कर चुका था। अब उसकी हिस्स जासूसियत जाग उठी थी, क्योंकि जिस लम्हे उसकी नजर प्राइम मिनिस्टर की उरिया फोटो पर पड़ी थी, उसका जहन बड़ी तेजी से सोचने में मुनहमिक था। इनके इंतजामात और कोठी के अंदर बेशुमार मुसल्लह आदमी देखकर ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो नादानिस्तगी में किसी मुजरिम तंजीम से टकरा चुका है। और जब से उसने मेज पर प्राइम मिनिस्टर की उड़िया तस्वीर का बंडल देखा था, उसे यकीन हो चुका था, क्योंकि उसका किसी से टकराने वगैरह का कोई मूड ना था। वो तो एक बेतकल्लुफ दोस्त से मिलने गया था, इसलिए ना ही उसकी जेब में रिवॉल्वर था और ना ही कोई ट्रांसमीटर। अगर उसके पास ट्रांसमीटर होता तो यहीं से X2 को कॉल करके तमाम सूरत हाल बतला देता और मुजरिम आज ही काबू आ जाते। इसीलिए अब जरूरी था कि वो किसी तरह इस अड्डे से बाहर निकल जाए ताकि मुजरिम गिरफ्तार हो सके। ये फैसला करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिक था, क्योंकि चाबी का सुराग नजर आ रहा था। कैप्टन शकील ने की होल से आंख लगा दी और फिर दूसरी तरफ उसे एक राहदारी दिखाई दी। राहदारी में भी बल्ब की रोशनी मौजूद थी। कैप्टन शकील समझ गया कि रात हो चुकी है। उसने 2 दफा दरवाजे को जोर जोर से बजाया ताकि अगर कोई राहदारी में मौजूद हो तो उसे मालूम हो जाए, मगर 2 दफा दस्तक देने के बावजूद जब कोई रद्देमल महसूस ना हुआ तो वो समझ गया कि राहदारी खाली है। अब मसला था ताला खोलने का। उसके लिए तार की जरूरत थी। कैप्टन शकील ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर कोई चीज उसे ऐसी नजर ना आई जिसे वो तार की जगह इस्तेमाल कर सकता। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे राहदारी में कदमों की आवाज आती सुनाई दी। कैप्टन शकील चौंक पड़ा। उसने उस आवाज की तरफ कान लगा दिए। आने वाला एक ही आदमी था, और फिर जब वो दरवाजे के करीब आकर रुक गया तो कैप्टन शकील दबे कदमों पीछे हटा और फिर जिस जगह वो पहले लेटा हुआ था उसी जगह लेट गया और उसने आंखें मूछ ली। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और फिर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन शकील मुझे हुई आंखों से देख रहा था। कमरे में दाखिल होते वक्त वो आदमी बेहद चौकन्ना था, मगर जब उसने कैप्टन शकील को उसी तरह बेहोश पड़े देखा तो वो ढीला हो गया। कमाल है,
अभी तक बेहोश है। वो बड़बड़ाता हुआ कैप्टन शकील के करीब आ गया और फिर उसने झुककर कैप्टन शकील के सीने पर हाथ रख दिया। शायद वो अंदाजा करना चाहता था कि कहीं वो बेहोशी के दौरान खत्म ही तो नहीं हो गया। उधर कैप्टन शकील भी इसी ताड़ में था। जैसे ही आने वाले ने झुककर उसके सीने पर हाथ रखा, कैप्टन शकील ने फुर्ती से उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। इससे पहले कि वो संभलता, कैप्टन शकील ने दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया और दूसरे लम्हे उसका जिस्म ढीला पड़ गया। कैप्टन शकील ने उसे नीचे लिटाते ही उसकी स्टैन गन उठा ली। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने तेजी से अपना लिबास उतारा और उसका लिबास पहन लिया। अपना लिबास उसने उसे पहना दिया। गो ये लिबास उसके जिस्म पर कदरे तंग था, मगर इसके बावजूद गुजारा हो गया। लिबास तब्दील करके उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी जो दाएं तरफ से आगे जाकर बंद हो जाती थी, इसलिए कैप्टन शकील बाएं तरफ मुड़ गया। फिर जहां राहदारी मुड़ी, अचानक एक स्टैन गन बरदार उसके सामने आ गया। क्या हुआ रॉक, उस आदमी को नहीं लाए? दूसरे ने पूछा। नहीं, वो बेहोश है, कैप्टन शकील ने भर्राए हुए लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। ठहरो, तुम्हारी आवाज क्यों बदली हुई है? दूसरे ने करख्त लहजे में कहा और कैप्टन शकील रुक गया, मगर उसने दोनों हाथों में पकड़ी हुई स्टैन गन को तेजी से नाल की तरफ से पकड़ लिया और फिर वो झटके से मुड़ा। दूसरे लम्हे उसके हाथ में पकड़ी हुई स्टैन गन हवा में इस तरह बुलंद होकर दूसरे आदमी की खोपड़ी पर पड़ी जैसे बिजली का कोंदा लपका हो। जरब इतनी ताकत से पड़ी थी कि दूसरा आदमी बगैर कोई आवाज निकाले वहीं ढेर हो गया। उसकी खोपड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। कैप्टन शकील इंतहाई तेजी से आगे बढ़ गया। अब वो फैसला कर चुका था कि रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देगा। राहदारी मुड़कर एक दरवाजे के सामने खत्म हो गई। कैप्टन शकील ने दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिए। दूसरी तरफ खामोशी थी। कैप्टन शकील ने दरवाजे को दबाया, मगर दरवाजा बंद था। उसने की होल से आंख लगा दी तो उसने देखा कि ये किसी की खौफगाह थी और सामने ही पलंग पर कोई सोया हुआ था। कैप्टन शकील ने एक तवील सांस ली और फिर सीधा होते हुए उसने पूरी कुव्वत से मुक्काबाजी कर दी। उसके अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे बड़ी जल्दी हो। चंद लम्हे तक मुक्के मारने के बाद उसने झुककर एक बार फिर की होल से आंख लगा दी और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि पलंग से उतरकर दरवाजे की तरफ आने वाली नौजवान लड़की थी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो कैप्टन शकील सीधा हो गया और फिर दरवाजा खुलता चला गया। कैप्टन शकील ने लड़की को जोर से धक्का दिया और फिर अंदर कदम बढ़ा दिए। लड़की अचानक धक्का लगने से पुश्त के बल नीचे फर्श पर जा गिरी। कैप्टन शकील ने स्टैन गन का रुख उसकी तरफ कर दिया। उठकर खड़ी हो जाओ और खबरदार अगर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, कैप्टन शकील ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और वो लड़की हैरत ज़दा चेहरा लिए उठकर खड़ी हो गई। अब कैप्टन शकील को एहसास हुआ कि उसने लड़की को कहीं देखा है। दूसरे लम्हे उसके जहन में एक झमाका सा हुआ और वो समझ गया कि उन उरिया तस्वीर में प्राइम मिनिस्टर के साथ यही लड़की थी। लड़की अभी तक हैरत से गुम खड़ी थी। देखो लड़की, तुमने हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर जाली तौर पर बनवाई है, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आया हूँ, कैप्टन शकील ने पहले से भी ज्यादा करख्त लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँच गए? लड़की ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मैं मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का रुकन हूँ और खास तौर पर तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, कैप्टन शकील ने स्टैन गन की नाल उसके सीने पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा। उसका लहजा इतना सख्त और सर्द था कि लड़की को यकीन हो गया कि वो जो कुछ कह रहा है वो कर भी गुजरेगा। मगर मेरा क्या कसूर? मुझे तो बॉस ने हुक्म दिया था। अगर मैं बॉस का हुक्म ना मानती तो वो मेरी बोटियां उड़ा देता। अगर तुमने कुछ कहना है तो बॉस से कहो, लड़की ने इंतहाई खौफजदा लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे बॉस को तो मैं खत्म करके आ रहा हूँ, उसकी तुम फिक्र न करो, अब तुम्हारी बारी है, कैप्टन शकील ने स्टैन गन की नाल उसके सीने पर रखते हुए कहा। कैप्टन शकील की बात लड़की को यूं महसूस हुई जैसे उसके सर पर बम फट पड़ा हो। वो हैरत से बुत बन गई। वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कोई शख्स इतने खतरनाक बॉस को भी मार सकता है, मगर इस अजनबी की यहाँ खुलेआम मौजूदगी इस बात पर दलालत करती थी कि वो सच कह रहा है। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी नहीं बच सकती। जो शख्स बॉस को कत्ल कर सकता है वो उसे कहाँ छोड़ेगा। खौफ के मारे उसका तमाम जिस्म लरजने लगा। मगर क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? यकीन करो, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी,
लड़की ने हाथ जोड़ते हुए इंतहाई इल्तिजाइया लहजे में कहा। कैप्टन शकील चंद लम्हे सोचता रहा, जैसे वो इस कश्मकश में मुब्तला हो कि लड़की की बात मान ले या ना माने। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लड़की, न जाने क्यों मुझे तुम पर रहम आ रहा है। मैं तुम्हें एक सूरत में माफ कर सकता हूँ कि तुम मुझे किसी खुफिया रास्ते से यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं तुम्हारे बॉस को खत्म करने के बाद किसी और के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि इस तरह मुझे देर हो जाएगी और थोड़ी देर बाद मिलिट्री यहाँ बमबारी करने वाली है। कैप्टन शकील ने कहा, क्या मुझे अपने साथ बचाकर ले जाओगे? लड़की ने उम्मीद अफसा लहजे में कहा। अब वो मुकम्मल तौर पर कैप्टन शकील के डॉज में आ चुकी थी। हाँ, मुझे तुम पर रहम आ गया है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। चलो फिर, लड़की ने खुश होते हुए कहा और फिर उसने पलंग के करीब मौजूद नाइट गाउन उठाकर जिस्म पर लपेटा और शकील को अपने पीछे आने का इशारा किया। लड़की कैप्टन शकील को साथ लिए गुसल खाने में आ गई। उसने फ्लश टैंकी का हैंडल एक झटके से ऊपर किया और फिर उसे जोर से दाएं तरफ दबाया तो टैंकी वाली दीवार अपनी जगह से हटती चली गई। अब वहां एक और कमरा था। वो दोनों उस कमरे में पहुंच गए। यहाँ से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। वो दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। आखिरी सीढ़ी पर लड़की रुक गई और उसने करीब खड़े कैप्टन शकील के कान में सरगोशी करते हुए कहा, इस दरवाजे की दूसरी तरफ दो आदमी पहरा दे रहे हैं। कैप्टन शकील ने लड़की को बाजू से पकड़कर एक तरफ हटाया और फिर खुद दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाजे के पट एक धमाके से खुलते चले गए और कैप्टन शकील उछलकर दूसरी तरफ चला गया। दूसरे लम्हे उसने दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हुए मुसल्ला आदमियों को एक लम्हे में फर्श पर गिरा दिया। एक के सर पर उसने पूरी कुव्वत से स्टन गन मारी और दूसरे के पेट में लात, और जैसे ही वो नीचे गिरे कैप्टन शकील ने बिजली की सी तेजी से स्टन गन को नाल से पकड़ा और फिर उसे लाठी की तरह उन दोनों के सर पर मार दिया और वो दोनों उसके बाद इस काबिल ही ना रहे कि उठ सके। लड़की भी अब अंदर आ गई थी। सामने एक तवील सुरंग नजर आ रही थी। अब इस सुरंग के दरवाजे पर एक आदमी मौजूद है और फिर हम आजाद होंगे, लड़की ने कहा और कैप्टन शकील लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से सुरंग में भागने लगा। काफी दूर जाकर सुरंग ने एक तंग मोड़ काटा और लड़की ने कैप्टन शकील को आहिस्ता होने का इशारा किया। वो समझ गया कि दरवाजा करीब आ चुका है। अब वो पंजों के बल आगे बढ़ रहे थे और फिर सुरंग का आहिनी दरवाजा नजर आ गया। उसके साथ ही एक कैबिन बना हुआ था जिसकी खिड़की में से एक आदमी साफ नजर आ रहा था। कैप्टन शकील ने लड़की को आगे बढ़ने का इशारा किया ताकि उस आदमी की तवज्जो उसकी तरफ हो जाए और वो खुद दीवार के साथ खिसकता हुआ कैबिन की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? कैबिन में खड़े हुए आदमी की नजर जैसे ही एलिजाबेथ पर पड़ी वो हैरान होकर कैबिन से बाहर निकल आया और उसी वक्फे में कैप्टन शकील भी कैबिन के साइड में पहुंच चुका था। उसने स्टैंड गन को नाल से पकड़ रखा था। लड़की अभी तक वहीं खड़ी थी और फिर वो चौकीदार अपने हाथ में मौजूद स्टैंड गन का रुख लड़की की तरफ किए आगे बढ़ आया। इससे पहले कि उसकी तवज्जो कैप्टन शकील की तरफ होती, कैप्टन शकील ने फुर्ती से वार किया और चौकीदार कटे हुए चैतर की तरह फर्श पर गिर गया। कैप्टन शकील ने उसके गिरते ही दो बार और किए और चौकीदार चंद लम्हे तड़पकर ठंडा हो गया। दरवाजे का बटन अंदर कैबिन में है, लड़की ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा और कैप्टन शकील अंदर कैबिन में दाखिल हो गया ताकि बटन दबाए, मगर इससे पहले वो चौकीदार के हाथ से स्टन गन न लेना भूला था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मगर इसके बावजूद आखिरकार वो मार खा गया, क्योंकि जैसे ही वो कैबिन में दाखिल हुआ लड़की ने कैबिन की साइड में लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबा दिया और कैबिन का दरवाजा एक चरचराहट के साथ बंद हो गया। उसके साथ ही कैबिन के साइड में बनी हुई खिड़की भी बंद हो गई और कैप्टन शकील इस आहने पिंजरे में कैद होकर रह गया। लड़की उसे कैद करते ही तेजी से वापस पलटी और सुरंग के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। वो शायद बॉस के पास पहुंचकर इत्तला देना चाहती थी। उधर कैप्टन शकील को एहसास हो गया कि लड़की धोखा दे गई है। उसने तेजी से इधर उधर देखा और जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर न आया तो उसने कैबिन के दरवाजे की तरफ स्टन गन की नाल का रुख किया और फिर ट्रिगर दबा दिया। स्टन गन की नाल से गोलियां निकल निकल कर आहनी चादर को छलनी करती चली जा रही थी और फिर एक स्टन गन का मैगजीन खत्म होने के बाद उसने चौकीदार से ली हुई स्टन गन का फायर खोल दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक एक जोर का खटका हुआ और कैबिन का आहनी दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। शायद उसका मैकेनिज्म टूट चुका था। दरवाजा खुलते ही कैप्टन शकील उछलकर बाहर आया और उसी लम्हे
उस पर गोलियों की बौछार हो गई। कैप्टन शकील फुर्ती से कैबिन की आड़ में हो गया और फिर उसने सुरंग की तरफ रुक करके स्टन गन का ट्रिगर दबा दिया। मगर मोड़ की वजह से चूंकि मुकाबिल उसे नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए गोलियां दीवार से टकराकर रह गई। कैप्टन शकील को एहसास हो गया कि अगर वो फौरी तौर पर सुरंग से बाहर ना निकला तो ये सुरंग उसकी कब्र भी बन सकती है। स्टन गन भी उस वक्त तक कारामद है जब तक उसका मैगजीन चलता है, उसके बाद वो बेदस्त व पाव होकर रह जाएगा। चुनांचे उसने ये सोचकर हाथ रोक लिया। उसकी नजरें जहां सुरंग के मोड़ पर जमी हुई थी, वहां वो कन अखियों से दरवाजे की पोजीशन को भी देख रहा था। और फिर उसे दरवाजे की जड़ के करीब एक मोटी सी तार जाती हुई नजर आ गई। वो समझ गया कि उस तार के जरिए दरवाजे के मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता होगा। उसी लम्हे अचानक उसे मोड़ पर दो आदमियों के सर नजर आए और कैप्टन शकील ने फौरन ट्रिगर दबा दिया और उसके साथ ही एक आदमी चीख मारकर आगे गिरा। दूसरा दोबारा छुप गया था। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने फुर्ती से स्टन गन का रुख उस तार की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां ठीक निशाने पर लगी और एक धमाके के साथ तार के पुरखच्चे उड़ गए। उसी लम्हे कैप्टन शकील पर दोबारा गोलियों की बौछार हुई और जवाब में कैप्टन शकील ने भी फायर खोल दिया। फायरिंग दोबारा रुक गई। शायद मुखालिफ भी उसका मैगजीन खत्म कराना चाहते थे। कैप्टन शकील ने एक बार फिर दरवाजे के हैंडल और उसके आसपास गोलियां बरसाई। इस बार नतीजा उसके हस्बे तवक्को निकला। मैकेनिज्म तो पहले ही टूट चुका था, अब ताला टूटते ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। कैप्टन शकील ने सुरंग की तरफ स्टन गन का रुख करके बेतहाशा गोलियां बरसाना शुरू कर दी और फिर अचानक उसने कैबिन की आड़ से जम लगाया और दरवाजे से बाहर जा गिरा। बाहर गिरते ही वो तेजी से उठा और फिर दाएं तरफ भागता हुआ खेत में घुसता चला गया। वो हत्ताउल वसा तेजी से दौड़ रहा था ताकि जब तक मुजरिम दरवाजे के करीब पहुंचे वो काफी दूर जा चुका हो। और थोड़ी देर बाद वो काफी दूर आ चुका था। उसने एक जगह रुककर जब खेत से थोड़ा सर ऊपर किया तो उसने मुजरिमों को दरवाजे के सामने खड़ा देखा। वो तादाद में 5 थे और वो लड़की भी उनके साथ थी। वो परेशानी से इधर उधर देख रहे थे। कैप्टन शकील ने नजरों ही नजरों में फासले का अंदाजा किया कि स्टन गन की गोलियां उन तक पहुंच सकती हैं या नहीं। और जब उसे अंदाजा हो गया तो उसने एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उनका निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। ये उनकी हिमाकत थी कि वो इस तरह खुली जगह पर आजादाना खड़े थे। चुनांचे पहले ही बौछार में वो लड़की और 3 आदमी उलटकर पीछे जा गिरे और बाकी 2 उछलकर साइडों में हो गए और कैप्टन शकील एक बार फिर आगे भागने लगा। उसे यकीन था कि मुजरिम उसका पीछा करने की जुर्रत नहीं करेंगे। भागते भागते वो जल्दी एक सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने सड़क के करीब पहुंचते ही स्टन गन एक खेत में फेंकी और सड़क पर बड़े इत्मीनान से चलने लगा। जल्दी उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और कैप्टन शकील ने उसे अपने फ्लैट का पता बताकर तेजी से चलने के लिए कहा। वो जल्द अज जल्द X2 को रिपोर्ट देकर मुजरिमों के अड्डे पर हमला कराना चाहता था ताकि मुजरिमों को अड्डा छोड़ने की मोहलत भी ना मिले। जल्द ही वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया और उसने जाते ही टेलीफोन का रिसीवर उठाया और X2 के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इमरान अभी दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ था कि ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा, इमरान साहब, मामला बेहद खतरनाक रुख इख्तियार कर गए हैं। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट मुझे टेलीफोन किया है। ब्लैक जीरो का चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। मुबारक हो भाई, अब तो प्राइम मिनिस्टर से बराह रास्त ताल्लुकात हो गए हैं। कुछ हमारी भी सिफारिश कर दो, बड़े काम फंसे हुए हैं। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए मासूम से लहजे में कहा। इमरान साहब, फॉर गॉड सेक संजीदा हो जाए। ताहिर ने बड़ी बेबसी से कहा। यार संजीदा होकर क्या करूं, मेरे भतीजों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। हालांकि मिनिस्टर तक की सिफारिश करा चुका हूं, भांजे को नौकरी नहीं मिल रही। हालांकि उस गरीब ने बीएससी इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी टॉप की है। पढ़ पढ़ कर बेचारा पत्थर हो चुका है। अब मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से सलामत नहीं कि मैं उनसे सिफारिश करूं, इसलिए यार तुम्हारी मेहरबानी, उनसे कहकर यही काम तो करा दो। इमरान ने उसी लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, मैं क्या कहूँ, आप तो संजीदा ही नहीं होते। ताहिर बेचारा सर पकड़कर बैठ गया। क्या खाक संजीदा हूँ, मेरे भांजे भतीजों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है और तुम्हें संजीदगी का दौरा पड़ा हुआ है। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो बेचारा क्या कहता, वो खामोश होकर रह गया। इमरान चंद लम्हे तो उसे बगौर देखता रहा, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे एहसास हो गया था कि ब्लैक जीरो कोई खास बात कहना चाहता है, वरना उसकी बातों से इतना परेशान ना होता। अच्छा, बतलाओ क्या बात है, इमरान ने इस बार संजीदगी से पूछा।
इमरान साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन आया था, वो बेहद परेशान है। ब्लैक जीरो ने तेजी से चौंक कर कहना शुरू कर दिया। ब्लैक जीरो, तमीज में वक्त मत जाया किया करो, इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा। उसके लहजे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक एक लम्हा कीमती हो। सॉरी सर, प्राइम मिनिस्टर ने बतलाया है कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को आज की डाक में एक लिफाफा मिला है जिसमें 3 मुख्तलिफ फोटो थे। उसमें वजीर आजम और एक लड़की को उरिया और फहश अंदाज में दिखाया गया है। साथ ही एक खत है जिसमें इंतहाई धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने मुतालबात तस्लीम ना किए तो उस जैसी हजारों तस्वीरें मुल्क में फैला दी जाएंगी और गैर मुल्की प्रेस के हवाले कर दी जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब उस धमकी से बेहद परेशान हैं। ब्लैक जीरो ने तफसील बतलाई। और वो मुतालबात क्या है? इमरान ने गहरी संजीदगी से पूछा। ये उस खत में दर्ज नहीं है, बल्कि ये हिदायत है कि अगर वो राजी है तो कल के अखबार में नासाजी तबाह का ऐलान कर दे, फिर उन्हें मुतालबात भेजे जाएंगे। ब्लैक जीरो ने बतलाया। बहुत खूब, खासी दिलचस्प ब्लैकमेलिंग है, मगर हमारा इससे क्या ताल्लुक? ये तो इंटेलिजेंस का काम है, वो खुद ही से निमट लेगी। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। नहीं जनाब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल दरख्वास्त की है कि इस केस को हमारा महकमा डील करे, क्योंकि यह ना सिर्फ उनकी इज्जत बल्कि पूरे मुल्क की इज्जत का सवाल है। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। तुमने उनकी दरख्वास्त यकीनन कबूल कर ली होगी, इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। और मैं क्या कर सकता था? ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। तो फिर काम करो और ढूंढो उस ब्लैकमेलर को। मुझे क्या कहते हो? इमरान ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया और मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया। ब्लैक जीरो क्या कहता? खामोशी रहा। इससे पहले कि इमरान रिसीवर उठाकर नंबर डायल करता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठाया। X2, इमरान ने बड़े कड़क लहजे में कहा। वो शायद अभी तक गुस्से में था। सुल्तान स्पीकिंग, इमरान कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज आई। इमरान बोल रहा हूँ, फरमाइए। इमरान ने बदस्तूर पहले वाले लहजे में जवाब दिया। इमरान, तुम्हें शायद अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया होगा। उन्होंने मुझे भी सिफारिश के लिए कहा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये तुम्हारे महकमे का केस नहीं है। मगर बेटे, तुम इसे महकमाना अंदाज में डील करो, बल्कि मुल्क की इज्जत को सामने रखकर काम करो। सर सुल्तान ने कहा। मुझसे तो बात नहीं हुई, ताहिर ने बात की थी। मगर मुझे एक बात बतलाए कि आखिर ये इंटेलिजेंस का महकमा क्या करता रहता है, जो अब मामूली से ब्लैकमेलर को गिरफ्तार करने के लिए भी मुझे ही आगे आना पड़ेगा। कल को आप कहेंगे कि किसी मिनिस्टर की लड़की घर से फरार हो गई है, उसे भी तलाश करके वापस ले आओ। इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में जवाब दिया। बहरहाल कुछ भी है, मैं जाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ, सर सुल्तान ने कहा। अब आप जाती दरख्वास्त कर रहे हैं तो जाहिर है आपका कहा तो नहीं टाल सकता। आप ऐसा करें कि ब्लैकमेलर की मर्जी के मुताबिक अखबार में खबर देते। जब उसका मुतालबा सामने आए तो फिर मुझे बतलाए। और हाँ, वो खत और तस्वीरें दानिश मंजिल भिजवा दे। इमरान ने ब्लैक जीरो को आंख मारते हुए कहा और ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। ठीक है, शुक्रिया, सर सुल्तान ने जवाब दिया और राब्ता खत्म हो गया। कुछ अपने महकमे का रौब भी डाला करो हुक्काम पर, वो हमें कई भाड़े का टट्टू ना बना ले कि जब चाहा और जहां चाहा आगे कर दिया। अब देखो, मैंने 100 एहसान करके बात मान ली है, वरना काम तो हमें करना ही है, क्योंकि वजीर आजम को बराह रास्त ब्लैकमेल करने वाला ब्लैकमेलर कोई मामूली मुजरिम नहीं होगा, और ना ही उसने 2-4 लाख रुपए तलब करने हैं। इमरान ने ब्लैक जीरो को समझाते हुए कहा। आइंदा एहतियात रखूंगा जनाब, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने कहा। सर, मैं शकील बोल रहा हूँ, मेरे पास एक अहम खबर है। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। बताओ, इमरान ने कड़क लहजे में कहा। सर, मैंने इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के अड्डे का सुराग लगा लिया है, और सबसे अहम बात यह है कि वहां मैंने प्राइम मिनिस्टर की एक गैर मुल्की लड़की के साथ उरिया और फैश तस्वीरों का बंडल भी देखा है, कैप्टन शकील ने बताया। क्या क्या? प्राइम मिनिस्टर की उरिया तस्वीर? इमरान यकदम चौंक पड़ा और उसकी बात सुनकर करीब बैठा ब्लैक जीरो भी हैरत से उछल पड़ा। जी हाँ जनाब, मैं बड़ी मुश्किल से उनके अड्डे से निकल कर आ सका हूँ। मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पर उस अड्डे पर छापा मारना चाहिए, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। मुख्तसर लफ्जों में हालात बताओ, इमरान ने कहा, और कैप्टन शकील ने अड्डे में जाने और वहां से निकलने और उस गेंडे के मुतालिक सब कुछ बता दिया। बॉस का हुलिया सुनकर इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा।
क्योंकि हुलिया सुनते ही उसके जहन में कुछ पुरानी यादें उभर आई। हुलिया तफसील से बताओ, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने बॉस का हुलिया पूरी तफसील से बता दिया। ठीक है, मैं इमरान को कॉल करके कह देता हूँ आप सब फौरी तौर पर अड्डे पर छापा मारे, मगर मुझे उम्मीद कम है कि अब वहां से कुछ मिले। बहरहाल कोशिश करे कि कोई ना कोई अहम दस्तावेज वगैरह वहां से मिल जाए। इमरान ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। ब्लैक जीरो जूलिया को कहकर मॉडर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 12 पर छापा मारने का फौरी इंतजाम कराओ। उन्हें साथ ही ये भी हिदायत दो कि वो बेहद मोहतात रहें, क्योंकि जिस आदमी का हुलिया कैप्टन शकील ने बतलाया है, अगर वाकई वही आदमी है जो मैं सोच रहा हूँ, तो फिर हमारा मुकाबला इंतहाई चालाक, अय्यार और जालिम शख्स से पड़ेगा। इमरान ने ब्लैक जीरो को हिदायत देते हुए कहा और खुद उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठाकर जूलिया के नंबर डायल किए और उसे छापे के मुतालिक हिदायत देने लगा। इमरान थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी से वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल मौजूद थी। इमरान ने फाइल खोलकर सामने रख दी और काफी देर तक उसका मुताला करता रहा और फिर उसने एक तवील सांस लेकर फाइल बंद की और ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहने लगा, ब्लैक जीरो, हमारे मुल्क पर एस्केप ग्रे ने हमला कर दिया है। मैं इस मुजरिम से ऑक्सफोर्ड के जमाने में एक बार पहले भी टकरा चुका हूँ। ये बेहद खतरनाक, अय्यार और जालिम शख्स है, मगर इसके साथ साथ ये इंतहाई सितम जरीब भी वाक़ हुआ है। जुर्म इस अंदाज में करता है कि जुर्म की नौइयत बेहद दिलचस्प बन जाती है। मुझे यकीन है कि सदर ममलिकत की टोपी उड़ाने का काम भी इसी का होगा, ताकि प्राइम मिनिस्टर पर रौब जमाया जा सके कि अगर वो टोपी उतार सकता है तो सर भी गर्दन से अलहदा कर सकता है। और अब मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि मेंबरों को अड्डे में से कुछ मिले, बल्कि हमारे मेंबर ही उल्टा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये तो कैप्टन शकील की खुशकिस्मती थी कि वो इतने खतरनाक मुजरिम के पंजे से निकल आने में कामयाब हो गया है, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। फाइल में सिर्फ एक ही कागज था जो इमरान के अपने हाथ का लिखा हुआ था। ये तो आपकी जाती याददाश्त है, ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, इस मुजरिम के मुतालिक कहीं भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैंने सिर्फ रिकॉर्ड मुकम्मल करने के लिए अपने तौर पर याददाश्त लिखकर रख दी थी ताकि रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाए, वरना मुझे तसव्वुर भी नहीं था कि कभी फिर इस मुजरिम से टकराना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचे हाथ मारने का आदी है और ज्यादातर यूरोप में काम करता है। पहली बार इसने एशिया का रुख किया है। इससे साफ जाहिर है कि मामला बेहद खतरनाक है, गहरा होगा, इमरान ने जवाब दिया और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं मॉडर्न कॉलोनी में जा रहा हूँ ताकि मेंबरों के छापे को भी चेक करूं। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो जरूर उसके फंदे में फंस जाएंगे, इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। और ब्लैक जीरो को अब सही मायनों में एहसास हुआ कि एस्केप ग्रे कितना खतरनाक मुजरिम होगा कि इमरान को अपने साथियों के फंसने का यकीन हो चुका है, जबकि तमाम मेंबरान समझदार और मंजे हुए जासूस हैं। ग्रे का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सिया पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्से के चिराग तो एक तरफ सर्च लाइटें जल उठी थी और सामने वो लड़की एलिजाबेथ और 4 आदमी सर झुकाए खड़े कांप रहे थे। उन्होंने अभी अभी ग्रे को कैप्टन शकील के फरार की खबर सुनाई थी। उनमें से 2 तो वो थे जो कमरे और गैलरी में उसके हाथों बेहोश हुए थे, और बाकी 2 वो थे जो सुरंग से बचकर वापस आए थे। ग्रे ने गुस्से की शिद्दत से मेज पर इतने जोर का मुक्का मारा कि मेज की सतह एक धमाके से टूट गई और ग्रे उछलकर खड़ा हो गया। तुम पांचों नाअहल साबित हो चुके हो। एक आम सा आदमी हमारे इतने मजबूत अड्डे से यूं आसानी से बाहर निकल जाए तो हम पर लानत है, ग्रे ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। मगर जनाब, वो शख्स आम आदमी नहीं था। उसके लड़ने और गोलियां चलाने का अंदाज बतला रहा था कि वो न सिर्फ उस पेशे से ताल्लुक रखने वाला है, बल्कि इंतहाई माहिर और चालाक शख्स है। एक आदमी ने लरसते हुए लहजे में जवाब दिया, शट अप यू नॉनसेंस सन ऑफ अ बिच। अगर वो था भी सही तो तुम्हें मैंने इसलिए मुलाजिम रखा है कि सिर्फ अनाड़ियों को काबू करते रहो और माहिरों से मार खा जाओ, ग्रे ने इंतहाई कर्क लहजे में कहा। और फिर जेब से खंजर निकालकर उसने एलिजाबेथ को मुखातिब करके कहा, कुतिया की बच्ची, तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भाग सका है। अगर तुम उसे सुरंग का रास्ता ना दिखाती तो वो जिंदगी भर यहाँ से फरार ना हो सकता, इसलिए सबसे पहले मरने का हक तुम्हारा है, ग्रे ने कहा। और दूसरे लम्हे उसके हाथ ने बिजली की सी तेजी से हरकत की और खंजर उसके हाथ से निकलकर सीधा एलिजाबेथ के सीने में तराजू हो गया। एलिजाबेथ एक चीख मारकर नीचे गिर पड़ी
और 2-4 सेकंड तड़पने के बाद ठंडी हो गई। बाकी 4 आदमियों के जिस्म मौत को अपने सामने देखकर उस बुरी तरह कांपने लगे जैसे उन्हें जलजले का बुखार हो गया हो। स्केप ग्रे चंद लम्हे उन्हें बड़ी कीनातोज नजरों से देखता रहा। फिर उसका हाथ जेब में रेंगा और दूसरे लम्हे जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक भारी भरकम रिवॉल्वर चमक रहा था और फिर उसने सांस लिए बगैर ट्रिगर दबा दिया। चंद सेकंड बाद वो चारों आदमी फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। गोलियां उनके सीनों में घुस चुकी थी। ग्रे उस वक्त तक ट्रिगर दबाता चला गया जब तक वो चारों ठंडे नहीं पड़ गए। उनके ठंडे पड़ने के बाद ग्रे ने रिवॉल्वर पूरी कुव्वत से कमरे की दीवार पर दे मारा और खुद तेज तेज कदम उठाता हुआ एक कोने की तरफ बढ़ गया। कोने के करीब पहुंचकर उसने जोर से अपना पैर फर्श पर मारा और दूसरे लम्हे कोने की दीवार एक तरफ हटती चली गई। वहां एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें एक मशीन फिट थी। ग्रे ने उसका एक बटन दबाया और मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। ग्रे ने मशीन के साथ मुंसलिक माइक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज गूंजी। हेलो, गॉस्टिला स्पीकिंग, ओवर। एस्केप ग्रे, दिस एंड ओवर। ग्रे ने बदस्तूर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। यस बॉस, हुकुम, ओवर। गॉस्टिला की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। गॉस्टिला, तुम अपने ग्रुप को लेकर फौरन हेडक्वार्टर को खुफिया तौर पर कवर कर लो। मुझे खदशा है कि हमारे हेडक्वार्टर पर रेड होने वाला है। मैं यहाँ मौजूद तमाम आदमियों समेत हेडक्वार्टर नंबर 2 में मुंतकिल हो रहा हूँ। अब रेड करने वालों को कवर करना तुम्हारा काम है, मगर यह ख्याल रहे कि उनमें से कोई मरे नहीं, क्योंकि मैंने उनसे मालूमात लेनी है। बेहतर जनाब, मैं 10 मिनट बाद पहुंच रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। गॉस्टिला से बचकर कोई नहीं जा सकता। गॉस्टिला ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, ग्रे ने कहा और फिर बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। उसके बाद उसने एक और बटन दबाया और फिर माइक पर कहने लगा। नंबर 1, ग्रे स्पीकिंग। 10 मिनट के अंदर अंदर अपने तमाम आदमियों समेत हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाओ और आरजी हेडक्वार्टर नंबर 2 में मुंतकिल हो जाओ। 10 मिनट बाद हेडक्वार्टर गॉस्टिला की तहवील में चला जाएगा। और सुनो, मेरे कमरे में 5 लाशें पड़ी है, उन्हें भी साथ ले जाओ और हेडक्वार्टर नंबर 2 की भट्टी में चला दो। ग्रे ने नंबर 1 को हुक्म दिया और फिर बटन दबाकर उसने माइक दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। पहले वाला बटन दबाकर उसने मशीन बंद की और 2 कदम पीछे हटकर जोर से फर्श पर पांव मारा। दीवार पहले वाली हालत में आ गई। एस्केप ग्रे तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। चंद मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक छोटे से कमरे में आया और उसने वहां मौजूद स्विच बोर्ड को झटका देकर एक तरफ किया। स्विच बोर्ड के नीचे एक छोटा सा खाना बना हुआ था। ग्रे ने उसमें हाथ डाल दिया। अंदर मौजूद एक उभरी हुई जगह को अंगूठे से दबाया। उस जगह के दबते ही कमरे में साए साए की आवाजें उभरने लगी। ग्रे ने स्विच बोर्ड अपनी जगह पर जमाया और फिर कमरे के दरमियान में खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद कमरा दाएं तरफ ऊपर उठने लगा और चंद लम्हों बाद अचानक एक झटके से रुक गया और ग्रे दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अब वो बरामदे में था। ये बरामदा किसी और कोठी का था। बरामदे के बाहर एक कार मौजूद थी। ग्रे कार में बैठा और कोठी से बाहर निकल गया। जूलिया की हिदायत पर सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मुजरिमों के हेडक्वार्टर के गिर्द इकट्ठे हो गए। कैप्टन शकील और तनवीर ने कोठी के अंदर जाने के लिए सुरंग का रास्ता मुंतखब किया। जूलिया, सफदर, नुमानी, सिद्दीकी और चौहान ने सामने के रुख से कोठी में दाखिले का प्रोग्राम बनाया। वो सब पूरी तरह मुसल्ला और चौकन्ने थे, मगर कोठी उन्हें खाली खाली सी महसूस हो रही थी। इसके बावजूद एहतियात के पेश नजर जूलिया पहले खुद कोठी में दाखिल हुई। कोठी का फाटक खुला हुआ था। जूलिया ने कोठी के अंदर दाखिल होकर बड़ी एहतियात से माहौल का जायजा लिया और जब उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि कोठी वाकई खाली है तो उसने जेब में हाथ डालकर B4 ट्रांसमीटर निकाला और उसकी रॉड खींचकर कहा, कोठी खाली मालूम होती है, अब सब अंदर आ जाए। मगर इसके बावजूद चौकन्ने रहे और चंद लम्हों बाद वो चारों जूलिया के पास पहुंच गए। एहतियात के पेश नजर वो सब के सब एक दूसरे से बिखर कर इमारत की तरफ बढ़े। बरामदे में पहुंचकर वो सब इकट्ठे हो गए। कोठी वाकई खाली है, सफदर ने स्टैन गन सीधी करते हुए कहा और फिर वो सब एक दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गए। मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो एक हॉलनुमा कमरे में पहुंच गए। अब उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि कोठी में कोई भी आदमजाद मौजूद नहीं है। अलबत्ता कोठी में फर्नीचर उसी तरह मौजूद था। ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ मौजूद लोग अभी अभी उठकर बाहर चले गए हो।
जूलिया ने जेब से B4 का ट्रांसमीटर निकाला और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके उसने बटन दबा दिया। हेलो कैप्टन शकील, किस पोजीशन में हो? रिपोर्ट दो। ओवर। जूलिया ने कहा। मैं और तनवीर सुरंग में दाखिल हो चुके हैं। सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, कोई आदमी मौजूद नहीं है। ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। ठीक है, कोठी कतई खाली है। हम दरमियानी बड़े हॉल में मौजूद है, तुम भी वहीं आ जाओ। अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि कोठी की तलाशी लेकर बॉस को रिपोर्ट दे दी जाए। ओवर एंड ऑल। जूलिया ने उसे हिदायत दी और बटन दबाकर ट्रांसमीटर दोबारा जेब में रख लिया। अब वो बड़े मुतमईन अंदाज में खड़े थे। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला तो कैप्टन शकील और तनवीर अंदर आ गए। यहाँ तो वाकई कुछ भी नहीं। कैप्टन शकील ने अंदर दाखिल होते ही कहा, ठीक है, अब सब लोग मुख्तलिफ कमरों में बिखर कर तलाशी शुरू करो और कोशिश करो कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुलजिमों का क्लू मिल सके। जूलिया ने तलाशी का हुक्म देते हुए कहा। मगर इससे पहले कि कोई जूलिया की बात का जवाब देता, अचानक कमरे में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंजी और दूसरे लम्हे वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि हॉल में मौजूद 4 दरवाजों पर आहनी चादरें गिर गई। और फिर दूसरी हैरत अंगेज बात यह हुई कि अचानक उनके हाथों को जोरदार झटके लगे और उनके हाथों में पकड़ी हुई स्टैंड गनें उनके हाथों से निकलकर उड़ती हुई छत के साथ जाकर चिमट गई। वो ये देखकर हैरान रह गए कि छत पर भी आहनी चादरें चढ़ गई थी और उसमें बिजली की तरह की लहरें कूद रही थी। अब वो खाली हाथ हैरान परेशान खड़े थे। अभी वो इस अचानक इफ्तार पर संभलने भी न पाए थे कि अचानक कमरे की दीवार एक तरफ से फटी और दूसरे लम्हे उसमें से एक ऐसा इंसान अंदर दाखिल हुआ जो अपने कदो कामत और जिस्म के पहलाव की वजह से कोहे काफ का देव मालूम हो रहा था। इतना ज्यादा जसीम होने के बावजूद उसका जिस्म बेहद सुडौल और ताकतवर नजर आ रहा था। हेलो दोस्तों, गॉस डिला तुम्हारे सामने है और तुम्हें मुझे देखकर ही अंदाजा कर लेना चाहिए कि अब तुम्हारी मजीद जद्दोजहद फिजूल होगी। इसलिए बेहतर यह है कि अपने हाथ उठाकर पिछली दीवार की तरफ मुंह कर लो। गॉस डिला ने जहरीले लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। अगर हम ऐसा ना करें तो, सफदर ने जवाब दिया, तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मुझे सिर्फ अपने हाथों को मामूली सी तकलीफ देना पड़ेगी और तुम सबके जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह जाएंगे। गॉस डिला ने भयानक और कड़क लहजे में जवाब दिया। वैसे ये थी भी हकीकत, गॉस डिला वाकई एक देव मालूम हो रहा था। कैप्टन शकील, सफदर, तनवीर और उनके दूसरे साथी काफी कदो कामत और अच्छे जिस्म के मालिक थे, मगर गॉस डिला के सामने वो भी बच्चे मालूम हो रहे थे। अचानक सफदर ने जेब में हाथ डाला और जेब में मौजूद रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया, मगर जैसे ही रिवॉल्वर उसके हाथ में आया उसके हाथ को जोरदार झटका लगा और रिवॉल्वर भी स्टैंड गन की तरह उसके हाथों से निकलकर छत से जाकर चिमट गया। फिजूल कोशिश है। तुम सबकी जेबों में रिवॉल्वर और खंजर वगैरह मौजूद है, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि छत की चादर में ऐसी लहरें दौड़ रही हैं कि जिस वक्त भी इन हथियारों को हाथ लगे वो उसे अपनी तरफ खींच लेंगी। इसलिए तुम इन हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। गॉस डिला ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में उन्हें समझाते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे उसके करीब खड़े तनवीर से उसकी ये खुद एतमादी और तंजिया लहजा बर्दाश्त न हो सका। चुनांचे उसने अचानक गॉस डिला पर पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक लगा दी। गो तनवीर जिस्मानी तौर से उन सबसे ज्यादा कवि हैकल था और उसने फ्लाइंग किक भी पूरी कुव्वत से लगाई थी, मगर गॉस डिला को शायद इतना भी महसूस नहीं हुआ जितना किसी के जिस्म पर फूल की चोट पड़ती है। उल्टा तनवीर सर के बल फर्श पर जा पड़ा। गॉस डिला के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट दौड़ गई। दूसरे लम्हे गॉस डिला अचानक इंतहाई फुर्ती से अपनी जगह से उछला और उसने बर्क की सी तेजी से उठते हुए तनवीर की गर्दन पकड़ ली और तनवीर उसके हाथों में किसी कैंचुए की तरह लड़कता चला गया। और जैसे ही गॉस डिला ने तनवीर को उठाया उसके मुंह से खी खी की भयानक और कड़क आवाजें निकलने लगी। उसने तनवीर को सामने वाली दीवार की तरफ उछालने के लिए अपने हाथ को झुलाया ही था कि सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने उस पर छलांगे लगा दी। कैप्टन शकील ने उछलकर पूरी कुव्वत से उसके दाएं पहलू पर सर की टक्कर मारी और सफदर ने उसके पेट पर, मगर गॉस डिला का जिस्म शायद फौलाद का बना हुआ था। वो बदस्तूर खड़ा रहा। उसके मुंह से खौफनाक कहकहे निकल रहे थे और सफदर और कैप्टन शकील दोनों अपना सा मुंह लेकर रह गए। उनके टक्करों का गॉस डिला पर हल्का सा असर भी नहीं हुआ था। गॉस डिला वाकई फौलादी आदमी था। उधर तनवीर गॉस डिला के हाथ में ही ढीला पड़ चुका था।
गॉसडिला की गिरफ्ती इतनी सख्त थी कि वो बेहोश हो चुका था। गॉसडिला ने भी तनवीर की बेहोशी को महसूस कर लिया था। चुनांचे उसने झटका देकर तनवीर को दूर फेंक दिया और फिर उसने अपने दोनों हाथ कैप्टन शकील और सफदर की तरफ फैलाए। मगर इससे पहले कि वो उनमें से किसी को पकड़ता, नोमानी, सिद्दीकी और चौहान तेजी से उस पर चढ़ दौड़े और उन्होंने मुसलसल उसके पेट और पहलुओं पर टक्कर मारनी शुरू कर दी। उसी लम्हे गॉसडिला ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और फिर उसका भरपूर थप्पड़ सिद्दीकी के मुंह पर पड़ा और सिद्दीकी किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ 10 फीट दूर हॉल की दीवार से जा टकराया और नीचे गिरकर साकित हो गया। वो बेहोश हो चुका था। गॉसडिला ने बड़ी फुर्ती से घूमकर चौहान का बाजू पकड़ लिया और एक झटका देकर दूर फेंक दिया। चौहान के मुंह से दर्दनाक चीख निकली और वो अपना बाजू पकड़कर फर्श पर तड़पने लगा। शायद उसका बाजू कंधे से निकल गया था। कैप्टन शकील, सफदर, नोमानी अब उससे दूर खड़े हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस देव से किस तरह निपटा जाए। आओ आओ दोस्तों, तुम भी ताकत आजमा लो, गॉसडिला ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। मगर वो तीनों अब समझ चुके थे कि ताकत से इस देव को तस्कीर करना नामुमकिन है, इसलिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर ऐसा कोई तरीका उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक कैप्टन शकील की समझ में एक तरकीब आ गई। उसने बड़ी फुर्ती से जेब से रुमाल निकाला और फिर रुमाल को हाथ पर अच्छी तरह लपेटकर उसने जेब से रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ डाला और शायद बात गॉसडिला की समझ में भी आ गई। उसने अचानक अपनी जगह से छलांग लगाई और फिर वो कैप्टन शकील को दूर तक रगीदता चला गया। कैप्टन शकील को यूं महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ सर पर आ गिरा हो और फिर गॉसडिला ने पूरी कुव्वत से धक्का देकर कैप्टन शकील को दीवार के साथ टकरा दिया और फिर वो फुर्ती से मुड़ा और अपने हाथों में जकड़े हुए कैप्टन शकील को किसी खिलौने की तरह उठाकर सिद्दीकी पर दे मारा, क्योंकि सिद्दीकी भी कैप्टन शकील की तरकीब पर अमल करने वाला था। सफदर अपना रिवॉल्वर पहले ही उड़ा चुका था, मगर जूलिया के पास रिवॉल्वर मौजूद था और अब तक जूलिया खामोश खड़ी तमाशा देखती रही थी। मगर अब उसने भी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर शायद जल्दी में वो सफदर के रिवॉल्वर का हशर भूल गई थी। चुनांचे उसने जैसे ही रिवॉल्वर बाहर निकाला, रिवॉल्वर एक झटके से उसके हाथ से निकलकर छत से जा चिपका और उसी लम्हे जूलिया को भी ख्याल आया कि उसने खौमाखा अपना नुकसान किया। गॉसडिला इतना ताकतवर होने के बावजूद हैरत अंगेज हद तक फुर्तीला साबित हो रहा था। वो तेजी से जूलिया की तरफ लपका और सफदर ने उसका पीछा करना चाहा। गॉसडिला अचानक पलटा और उसकी लात घूमती हुई सफदर से टकराई और सफदर फर्श पर ही ढेर हो गया। गॉसडिला ने झपट कर फर्श से उठते हुए सफदर को दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसे अपने सर पर घुमाते हुए कैप्टन शकील और सिद्दीकी पर दे मारा। उसके बाद गॉसडिला ने उन तीनों को छाप लिया और फिर उसने उन तीनों की कनपट्टियों को अपनी एक उंगली और अंगूठे से आहिस्ता से दबाया और वो तीनों बेहोश हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे उनके दिमाग को किसी आहनी प्लास में जकड़कर दबा दिया गया हो। अब कमरे में सिर्फ जूलिया रह गई थी। गॉसडिला उसे बड़ी तीखी नजरों से देखने लगा। जूलिया का रंग जर्द पड़ गया था। वो पूरी सीक्रेट सर्विस का हश्र अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसलिए उसने हाथ उठाने में ही आफियत समझी। वो भला अकेली इस देवजात का कैसे मुकाबला कर सकती थी। शाबाश मेरी गुड़िया, तुम बेहद अक्लमंद हो। अगर बॉस ने मुझे रोका ना होता तो तुम मेरी ताकत का मजीद मुजाहरा देखती। मैं इन जिस्मों के हजारों टुकड़े कर चुका होता, मगर बॉस के हुक्म की वजह से मजबूर हूँ। अच्छा खैर, गॉसडिला ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा और फिर वो तेजी से चलता हुआ जूलिया के करीब आया। जूलिया बेहिस वो हरकत खड़ी थी। खूबसूरत लड़की हो, मगर मेरे किस काम की, गॉसडिला ने उसके करीब आकर कहा। दूसरे लम्हे उसका हाथ घूमा और जूलिया करीब मरी हुई चिपकली की तरह टप से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। हा हा हा, गॉसडिला से मुकाबला करने निकले थे बुज़दिल चूहे, गॉसडिला ने तंजिया अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस कोने की तरफ बढ़ा जहां से दीवार सिमटी थी और वो अंदर आया था। दीवार के करीब आकर उसने जोर से ताली बजाई। उसकी ताली की खौफनाक आवाज कमरे में गूंज उठी। उसके साथ ही दीवार एक बार फिर सिमट गई और एक कवि हैकल नौजवान अंदर दाखिल हुआ। माइकल, मैग्नेट सिस्टम खत्म कर दो और दरवाजे खोल दो, चूहे खत्म हो गए हैं, गॉसडिला ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा और नौजवान तेजी से खला में घूम गया। चंद लम्हों बाद एक तेज सरसराहट से दरवाजों पर पड़ी हुई आहनी चादरें ऊपर उठती चली गई और उसके साथ ही एक हल्की सी गूंज पैदा हुई और छत की चादर में कौंधने वाली बिजलियां भी गायब हो गई
और स्टैन गने और रिवॉल्वर पके हुए पलों की तरह नीचे फर्श पर आ गिरे और छत की चादर भी चंद लम्हों बाद गायब हो गई। अब वो एक आम सा कमरा था। उसके साथ ही दरवाजे खुल गए और 5 कवि हैकल नौजवान स्टैन गने उठाए अंदर दाखिल हुए। असला समेट लो और यहीं ठहरो। अगर किसी को होश आने लगे तो खोपड़ी पाड़ देना। मैं बॉस को कॉल करने जा रहा हूँ, गॉस डीलर ने तहकुमाना लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉल से बाहर चला गया। एस्केप ग्रे का नाम मालूम होते ही इमरान का जहन आंधियों की जद में आ गया। वो सोच रहा था कि कैप्टन शकील ने हुलिया ठीक बतलाया है और मुजरिम वाकई ग्रे है तो फिर पूरी सीक्रेट सर्विस का हश्र हो जाना है। एस्केप ग्रे खौफनाक हद तक जालिम, चालाक और अय्यार मुजरिम है। उसने कोठी छोड़कर फरार होने की बजाय हमला आवरों को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाना है और इमरान को मालूम था कि उसके साथी ग्रे की अय्यारियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए फौरी तौर पर उसने खुद वहां पहुंचने का फैसला कर लिया था। चुनांचे उसकी कार पूरी रफ्तार से ग्रे के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। जल्दी वो उस कोठी के करीब पहुंच गया जिसकी निशानदही कैप्टन शकील ने की थी। थोड़ी दूर पहले उसने कार पूरी रफ्तार पर रोक दी और फिर घूमता हुआ कोठी के उकब में आ गया। कोठी की दीवारें छोटी छोटी थी, इसलिए इमरान उन्हें बगैर किसी रुकावट के पलंग गया। कोठी के अंदर खामोशी का आलम तारी था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोठी में कोई जी रूह मौजूद ना हो, मगर इसके बावजूद उसकी छठी इस कह रही थी कि अंदर कोई गड़बड़ है। चुनांचे दीवार फांद कर वो रेंगता हुआ असल इमारत की तरफ तेजी से बढ़ा और फिर जैसे ही वो बरामदे का मोड़ मुड़ा वो एक कोने में ठटक गया। उसने 3 कवि हैकल नौजवानों को हाथों में मशीन गने पकड़े बरामदे में पहरा देते देखा। इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर रिवॉल्वर निकाल लिया और दूसरे जेब से साइलेंसर निकालकर तेजी से उस पर फिट करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ वो हैरान भी हो रहा था कि उसके तमाम साथी आखिर कहाँ चले गए हैं। या तो वो अभी पहुंचे नहीं या फिर वो फंस चुके हैं। जिस वक्त इमरान ने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगाकर उसका रुख उन लोगों की तरफ किया, उसी लम्हे वो तेजी से बरामदे के कोने वाले कमरे में चले गए और अब बरामदा खाली पड़ा था। इमरान इंतजार करने लगा कि शायद वो दोबारा बरामदे में आए, मगर जब काफी देर गुजर गई और कोई वापस ना आया तो इमरान बड़े मोहतात अंदाज में बरामदे में दाखिल हो गया और फिर वो उस कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया जिधर वो तीनों गए थे, मगर कमरा खाली था। अलबत्ता सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था और उससे एक गैलरी साफ नजर आ रही थी। इमरान दबे दबे कदमों उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसी लम्हे उसे दूर से तेज सरसराहट की आवाजें गूंजती सुनाई दी। आवाजों से ऐसा महसूस होता था जैसे फौलादी चादरें गिर रही हो। उसने गैलरी में झांका तो उसे गैलरी के आखिरी कोने पर 4 नौजवान स्टैंड गने उठाए खड़े नजर आ गए। वो अपने सामने मौजूद बंद दरवाजे को घूर रहे थे। चंद लम्हों बाद गैलरी के मोड़ से एक कवि हैकल नौजवान गैलरी में आया और वो भी दरवाजे के सामने आकर रुक गया। उसके वहां पहुंचते ही वो दरवाजा खुल गया और 5 दरवाजे में दाखिल हो गए। उनके अंदर जाते ही इमरान भी तेजी से कमरे से निकलकर गैलरी में आ गया और दीवार के साथ साथ चलता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मगर अभी वो दरवाजे से काफी दूर था कि अचानक एक देवकामत आदमी दरवाजे से बाहर निकला और अब इमरान के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो दीवार के साथ चिमट जाए। चुनांचे वो दीवार के साथ चिमट कर बेहिस वो हरकत हो गया, मगर वो देवकामत तेजी से मुड़कर गैलरी के दूसरी तरफ बढ़ने लगा जिधर से वो 5वां आदमी आया था। उसकी नजरें इमरान पर पड़ी ही नहीं थी। इमरान उसकी कदोकामत देखकर हैरान रह गया। वो शख्स कोई देव मालूम हो रहा था। इतनी भारी भरकम जसामत का मालिक होने के बावजूद उसकी चाल में बेहद फुर्ती थी, इसलिए चंद ही लम्हों में वो गैलरी का मोड़ मुड़कर उसकी नजरों से गायब हो गया। अब इमरान ने पहले से ज्यादा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुका और फिर उसने सर आगे करके खुले दरवाजे के अंदर झांका और दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे से ही उसने अपने साथियों को फर्श पर पड़े हुए सांप देख लिया था। जिस अंदाज से वो बिखरे पड़े थे उससे जाहिर होता था कि अव्वल तो वो सब खत्म हो चुके हैं, वरना कम से कम बेहोश जरूर है। एक मुसल्ला आदमी उसे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा दिखाई दिया। दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। इमरान ने रिवॉल्वर सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी ठक की आवाज निकली और वो आदमी मुंह के बल फर्श पर गिर गया। इमरान उछलकर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया और फिर उसने इतनी तेजी से ट्रिगर दबाए
कि इससे पहले के अंदर मौजूद आदमी संभलते, बाकी 3 आदमी उसकी गोलियों का शिकार हो चुके थे। पांचवे ने बड़ी फुर्ती से उस पर स्टेन गन का फायर खोल दिया, मगर इमरान उछलकर एक तरफ हट गया और फिर उसकी 5वीं गोली ने उस आदमी को फायर करने के काबिल ही न रखा। उन 5 के मरते ही इमरान ने दरवाजा बंद किया और फिर तेजी से अपने साथियों की तरफ बढ़ा और उसे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वो मरे नहीं थे बल्कि बेहोश थे। अब इमरान के पास उन्हें होश में ले आने का वाहिद तरीका यही था कि वो उनके चेहरों पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दे। चुनांचे यही हुआ। इमरान के जोरदार थप्पड़ जिसके चेहरे पर भी पड़े, वो फौरन ही होश में आ गया और तकरीबन 10 मिनट के वक्फे में वो अपने सब साथियों को होश में ला चुका था। फिर सफदर और कैप्टन शकील ने उसे गॉसडिला के मुतालिक बतलाया। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे वो देवजात गॉसडिला कमरे में दाखिल हुआ, मगर अंदर दाखिल होते ही वो ठटक कर रुक गया। उसकी शोलाबार आंखों में शदीद हैरत उमड़ आई थी जब उसने अपने तमाम आदमियों को, मुर्दा और बेहोश आदमियों को होश में देखा। उसे अंदर आता देखकर सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान ने वहां पड़े हुए हथियार संभाले और उनका रुख गॉसडिला की तरफ कर दिया। वो शायद गॉसडिला से इंतकाम लेने के लिए बेकरार थे, मगर इमरान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और गॉसडिला से मुखातिब होकर कहा, गॉसडिला, शायद तुम्हें याद हो, आज से 20-21 साल पहले जर्मनी में प्रोफेसर शोकाम और मैं तुम्हारे मुकाबले पर आए थे और तुम्हें जान बचाकर भागना पड़ा था, मगर उस वक्त तुम इतने कद्दो कामत के मालिक नहीं थे। अब एक बार फिर तुम और तुम्हारा बॉस एस्केप गिरे मेरे मुकाबले पर आए हो। इस बात को याद रखना कि यहाँ से तुम अपनी जाने सलामत नहीं ले जा सकते। इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। गॉसडिला अब कदरे मुतमईन नजर आ रहा था। शायद हैरत के पहले धचके से वो गुजर चुका था। उसने आंखें सुकुड़कर इमरान को बगौर देखा और फिर उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने खौफनाक लहजे में कहा, ओ, मुझे याद आ गया, तुम वही लौंडे हो जो प्रोफेसर शोकाम के साथ काम करते थे। शायद तुम्हारा नाम इमरान है। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए कि हमें भागना पड़ा, मगर तुम्हें शायद प्रोफेसर शोकाम के अंजाम के मुतालिक मालूम नहीं है। मैंने उससे ऐसा खौफनाक इंतकाम लिया था कि उसकी रूह सदियों तक तड़पती रहेगी। मैंने अपने हाथों से उसकी हड्डियां तोड़ी थी और अपने दांतों से उसका गोश्त भंबोड़ा था। तुम हमें कहीं नहीं मिले। चलो अच्छा हुआ, अब तुम टकरा गए हो। अब हम अपना इंतकाम पूरा कर लेंगे। गॉसडिला के लहजे में इत्मीनान की झलकियां नुमाया थी, जैसे इमरान और उसके साथियों की उसकी नजर में परकाह की भी हैसियत ना हो। ये तुम्हारी भूल है गॉसडिला। तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, मगर मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। इमरान ने जवाब दिया। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड होता तो तुम और तुम्हारे साथियों ने ये लोहे के खिलौने न संभाले हुए होते। देखो मुझे, मैं खाली हाथ खड़ा हूँ। गॉसडिला ने बड़े तंजिया अंदाज में जवाब दिया। तुम फिक्र न करो गॉसडिला, तुम्हें आतिशी असला से खत्म नहीं किया जाएगा। इमरान ने जवाब दिया और हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर सफदर की तरफ उछाल दिया। ये आप क्या कर रहे हैं इमरान साहब? ये देवसात बगैर आतिशी असला के खत्म नहीं होगा। आप आगे से हट जाए, हम अभी से गोलियों से छलनी कर देते हैं। सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम इसके और मेरे दरमियान मत आओ। मेरा और इसका हिसाब बड़ा पुराना चल रहा है। प्रोफेसर शोकाम मेरा बेहतरीन उस्ताद था और इसने जिस अंदाज में मेरे उस्ताद को ख़त्म किया, मैं इससे ज़्यादा भयानक अंदाज में इसे ख़त्म करूंगा ताकि मेरे उस्ताद की रूह मुतमईन हो सके। इमरान ने जज्बाती अंदाज में कहा। ही, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। गॉसडिला ने उसे और ज़्यादा चिढ़ाया। तुम सब लोग कमरे से बाहर निकल जाओ और कोठी में पहरा दो। किसी को इस कमरे में मत आने देना। मैं गॉसडिला को बताता हूँ कि पिद्दी क्या होती है और हाथी का शोरबा कैसे बनता है। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, ये जज्बात में आने का वक्त नहीं है। आप कितने भी ताकतवर हो, मगर इस देव से नहीं जीत सकते। हम सब मिलकर कोशिश कर चुके हैं। कैप्टन शकील ने इमरान को समझाते हुए कहा। वो सब महसूस कर चुके थे कि इमरान जज्बात में आकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा है।